ट्रेडिंग भारत चैनल के एक और वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों। तो शुरू करते हैं दोस्तों जेएसडब्ल्यू एनर्जी के रिजल्ट्स के साथ। हमारे पास क्वार्टर 2 के इनके भी रिजल्ट्स आ चुके हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस में हमें प्रॉफिट्स में 86% की बढ़त देखने को मिल रही है, जबकि प्रॉफिट्स का अमाउंट 850 करोड़ रुपए इनके सेकंड क्वार्टर में रहा। अगर हम रेवेन्यूज की बात करें तो रेवेन्यूज में 37% की बढ़त देखने को मिल रही है सेकंड क्वार्टर में। लेकिन दोस्तों न्यूज़ आर्टिकल्स का जो डेटा होता है वो स्कैटर्ड होता है, जगह-जगह बिखरा हुआ होता है। तो हमने उस डेटा में से सही जानकारियों को निकाल करके, काम की बातों को निकाल करके एक्सेल शीट पे प्लॉट कर लिया है, ताकि आप आसानी से स्टॉक की परफॉर्मेंस को समझ सकें। तो हम आ चुके हैं हमारी एक्सेल शीट पे, जहां पे हमने जेएसडब्ल्यू एनर्जी के स्टॉक के क्वार्टर 2 के परफॉर्मेंस के डेटा को प्लॉट कर लिया है। हम देख सकते हैं दोस्तों कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन में स्टॉक ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है और 111% की बढ़त हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस में दिखाई दे रही है, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में 53.87 यानी 54% के आसपास की बढ़त हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो दोनों ही में हमें बढ़त ईयर ऑन ईयर बेसिस में और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में दिख रही है। साथ ही साथ हम नेट प्रॉफिट में भी 88% की बढ़त देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस में, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में नेट प्रॉफिट में 195% की बढ़त हमें दिखाई दे रही है। तो दोनों ही तरफ अर्निंग बिफोर आईटीडीए में और साथ ही साथ नेट प्रॉफिट में हमें ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म करते हुए क्यू ऑन क्यू बेसिस और वाई ऑन वाई बेसिस में दिखाई दे रहा है। अगर बात करें रेवेन्यूज की दोस्तों, तो स्टॉक के रेवेन्यूज में हमें 36% की बढ़त वाई ऑन वाई बेसिस में दिखाई दे रही है, जबकि क्यू ऑन क्यू बेसिस में 11% के आसपास की बढ़त इसमें दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं हर तरफ से यहाँ पे पॉजिटिवनेस दिख रही है। सिर्फ एक चीज है जिसमें थोड़ी सी नेगेटिविटी है, वो है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का अमाउंट कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये एक थोड़ी सी नेगेटिव बात है, लेकिन डेप्रिसिएशन होता है दोस्तों। जो कंपनी के फिक्स्ड एसेट होते हैं उनकी वैल्यू धीरे धीरे कम होती जाती है, तो उसके हिसाब से उनको डेप्रिसिएशन भी बढ़ाना पड़ सकता है। या फिर जब एसेट्स का अमाउंट बढ़ जाता है, कंपनी नए एसेट्स खरीदती है, नई संपत्तियां खरीदती है, तो उसके हिसाब से भी डेप्रिसिएशन का अमाउंट बढ़ जाता है। तो इसलिए इस पे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। रेवेन्यूज की अगर बात करें तो कंपनी ने पिछले साल के इसी क्वार्टर में 2387 करोड़ रुपए के रेवेन्यूज बनाए थे, जो कि इस साल बढ़ के 3259 करोड़ रुपए हो चुके हैं। बहुत ही अच्छा बूस्ट हमें यहाँ पे रेवेन्यूज में दिखाई दे रहा है। अगर हम पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो पिछले क्वार्टर में 2927 करोड़ रुपए का रेवेन्यू था, जो कि फिर से हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। स्टॉक के परफॉर्मेंस की बात करें दोस्तों, तो पिछले दिन यानी फ्राइडे के दिन स्टॉक में 3% की गिरावट हमें देखने को मिली। लगता है मार्केट को कुछ एक्सपेक्टेशन थी कि नेगेटिव रिजल्ट्स आएंगे, लेकिन रिजल्ट्स तो अच्छे आ गए हैं। और अगर बात करें इसके एक साल के परफॉर्मेंस की, तो स्टॉक ने 25% का रिटर्न एक साल में दिया है, जबकि पिछले 5 साल में हम देख सकते हैं कि स्टॉक ने बहुत ही अच्छा 500% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बना के दिया है दोस्तों। तो जबरदस्त 5 साल की परफॉर्मेंस हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। मार्केट कैप की बात करें तो 63,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैप ऐसे स्टॉक का है, जो कि अपने सेक्टर के हिसाब से ठीक समझा जा सकता है। लेकिन एक साल के चार्ट को देख के हमें ऐसा लगता है कि लंबी तेजी के बाद एक छोटा सा करेक्शन या यूं कह लें प्रॉफिट बुकिंग हमें इस स्टॉक में आती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं इंटरनेशनल मार्केट के जो गिरावट का सेंटिमेंट है, उसका भी असर इस स्टॉक पे पड़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। इंडस्ट्री का पीई रेशियो 16.70 का है, जबकि इस स्टॉक का 52.88 का है, जो कि इंडस्ट्री से कहीं बेहतर दिख रहा है। इन्वेस्टिंग पैटर्न को अगर देखें दोस्तों, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स का कहीं ना कहीं इसमें इंटरेस्ट हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम देखें तो सितंबर 2022 की तुलना में सितंबर 2023 में फॉरेन इन्वेस्टर्स का जो इन्वेस्टमेंट है वो कहीं बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ म्यूचुअल फंड्स के इन्वेस्टमेंट में भी कुछ बढ़त हमें देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज की दोस्तों, तो हम जेएसडब्ल्यू एनर्जी के चार्ट पर आकर के डेली चार्ट पर देख सकते हैं कि फिलहाल जो प्रॉफिट बुकिंग चल रही है वो कहां तक जारी रहेगी, इसका तो हमें पता नहीं है दोस्तों। लेकिन एक चीज का हमें पता है, वो ये कि अच्छा परफॉर्म करने वाली कंपनीज में रिस्क कम होता है। जिनका परफॉर्मेंस 5 साल का अच्छा है, उन्हें हम आगे भी अच्छा परफॉर्म करने की उम्मीद के साथ देख सकते हैं। तो फिलहाल अगर सपोर्ट की बात की जाए तो 370 के आसपास एक मजबूत सपोर्ट दिखाई देता है, जहां तक अगर इस गिरावट के सेंटिमेंट में स्टॉक आए तो कहीं ना कहीं एक बाइंग अपॉर्चुनिटीज देखी जा सकती हैं। लेकिन अगर अच्छे परफॉर्मेंस को लेकर के मंडे के दिन मार्केट में इसमें उछाल देखने को मिलता है, तो ये उछाल कितना जा सकता है ये तो हम देख ही सकते हैं दोस्तों। कहीं ना कहीं एक नया हाई ब्रेकआउट लेकर के 460 के आसपास बनाता हुआ ये स्टॉक हमें दिखाई दे सकता है। तो रिस्की ट्रेडर्स चाहें तो मंडे के दिन यहीं पर एंट्री ले सकते हैं, लेकिन सेफ ट्रेडर्स के लिए 370 का एक सपोर्ट लेवल है, जहां पे वो सपोर्ट को मजबूती से पकड़ के आराम से कुछ दिनों के लिए बैठ के अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ता हुआ देख सकते हैं। हालांकि दोस्तों ये कोई बाय एंड सेल टिप नहीं है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी एक एनर्जी सेक्टर को बिलोंग करने की कंपनी दोस्तों, और हम जानते हैं कि एनर्जी सेक्टर आने वाले समय में और ग्रो करने वाला है, क्योंकि लगातार एनर्जी की डिमांड बढ़ने वाली है। इसलिए ये एक फ्यूचर ओरिएंटेड स्टॉक है। परफॉर्मेंस के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी 5 सालों से अच्छा परफॉर्म कर रही है। इसमें कोई दिक्कत अभी तो फिलहाल नहीं दिखाई दे रही है। आगे आने वाले भविष्य में क्या होगा ये तो हम नहीं जानते, हम सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं कि अच्छा होगा। मार्केट सेंटिमेंट्स को अगर देखा जाए तो वॉरफेयर की वजह से कहीं एक थोड़ा सा डाउनवर्ड सेंटिमेंट तो चल रहा है, लेकिन वॉरफेयर का इफेक्ट एनर्जी सेक्टर पे ज्यादा नहीं पड़ता है, क्योंकि एनर्जी की डिमांड या तो कांस्टेंट रहती है। इन केस वॉरफेयर या
ऐसा कुछ होता है तो वो डिमांड इम्पैक्ट बढ़ जाती है। तो कहीं न कहीं इसमें और पॉजिटिविटी इस वजह से बनती हुई दिखाई दे सकती है। अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करें तो फॉरेन इन्वेस्टर्स भी हमें जेएसडब्ल्यू एनर्जी में बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कॉम्पिटिशन भी हालाँकि एक फैक्टर है जो कि साथ-साथ क्योंकि डिमांड बढ़ती है, जिस सेक्टर में बिज़नेस बढ़ता है, उस सेक्टर में नई कंपनियाँ अपना पैर जमाने की कोशिश करने लगती हैं। तो यहाँ पे कहीं न कहीं कॉम्पिटिशन भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा हमें। आने वाले भविष्य में नई कंपनियाँ आएँगी जो इसके मार्केट शेयर को कैप्चर करने की कोशिश करेंगी, लेकिन उस वक़्त की तब देखी जाएगी। फिलहाल ये कंपनी एक ठीक-ठाक परफ़ॉर्म करने वाली अच्छी कंपनी है जिसमें इन्वेस्टमेंट की जगहें हम आपको बता चुके हैं, लेकिन ये कोई बाय एंड सेल टिप नहीं है दोस्तों। आपके मार्केट के जो एक्सपीरियंस है उसको और बेहतर बनाने के लिए, आपकी एजुकेशनल नॉलेज को बेहतर बनाने के लिए और आपके मार्केट की समझ को ठीक करने के लिए हम आपके साथ ये एजुकेशनल वीडियोज़ साझा करते हैं। इसमें कोई बाय या सेल रिकमेंडेशंस नहीं होती हैं। आप कोई भी ट्रेड अगर ले रहे हैं तो अपने डिस्क्रिप्शन पर ही लें। अगली खबर में दोस्तों सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बीपीसीएल यानी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को नोटिस भेज दिया है 2 करोड़ रुपए के फाइन चुकाने का। क्यों ये फाइन लगा है दोस्तों इनके ऊपर? क्योंकि बीपीसीएल को ये ऑर्डर दिया गया था, सभी पेट्रोलियम कंपनीज के साथ इनको भी दिया गया था कि ये एक निश्चित समय सीमा के अंदर वेपर रिकवरी सिस्टम्स को इंस्टॉल कर लें अपने सभी रिफ्यूलिंग स्टेशंस पे, जो कि ये करने में नाकाम रहे, जिसकी वजह से इनके ऊपर ये फाइन लगाया गया है। ऐसा ही फाइन कुछ समय पहले इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन पे भी लगाया गया था 1 करोड़ रुपए का। इन पर 2 करोड़ का लगा दिया गया है। अगली खबर में दोस्तों तेजस नेटवर्क्स के भी क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स हमारे पास आ चुके हैं। कंपनी ने इस क्वार्टर में 395 करोड़ रुपए के रेवेन्यूज बनाए हैं, जबकि पिछले साल के इसी क्वार्टर में कंपनी के कंसोलिडेटेड रेवेन्यूज 220 करोड़ रुपए के थे। यानी हमें 79.6% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त दिखाई दे रही है। अगर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस एंड डेप्रिसिएशन की बात करें तो पिछले साल के इसी क्वार्टर में कंपनी के अर्निंग बिफोर आईटीडीए 22 करोड़ के थे, जो कि इस साल के इस क्वार्टर में घट के 12 करोड़ रुपए ही रह गए हैं। यानी 43.9% की या लगभग 44% की गिरावट हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखने को मिल रही है। दोस्तों हमने इनके डेटा को भी एक्सेल पे अपने ज़रूरत के हिसाब से प्लॉट कर लिया है और हम आ चुके हैं एक्सेल पे ताकि हम आसानी से समझ सकें कि कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी है। तो हम देख सकते हैं दोस्तों कि कंपनी ने अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस एंड डेप्रिसिएशन में भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गिरावट दिखाई है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में भी गिरावट दिखाई है। नेट प्रॉफिट में भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गिरावट दिखाई है और क्यू ऑन क्यू बेसिस में भी गिरावट दिखाई है। अगर हम मैग्नीट्यूड को देखें तो नेट प्रॉफिट का मैग्नीट्यूड जो गिरावट का है वो इतना ज़्यादा है कि कंपनी लगभग अब बर्बाद होने की स्थिति में दिखाई दे रही है। 1281% का लॉस कंपनी ने करके दिखाया है इस क्वार्टर में, अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर किया जाए तो। दोस्तों हर तरफ हमें लाल ही लाल सिग्नल दिखाई दे रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं है। सिर्फ रेवेन्यूज को अगर देखें तो 80% की बढ़त हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दिखी है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 110% की बढ़त दिखाई दे रही है। लेकिन रेवेन्यूज तो कमाई का एक हिस्सा है, असली काम तो प्रॉफिट्स के लिए किया जाता है, जो कि यहाँ पर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन किसी निष्कर्ष तक पहुंचने से पहले हमने चेक किया कि क्या कंपनी के कोई एक्सेप्शनल प्रॉफिट्स या लॉसेस हैं, तो एक्सेप्शनल आइटम्स में हमें कुछ भी नहीं मिला। इसका मतलब ये है कि जो लॉसेस कंपनी के हो रहे हैं वो उनके नॉर्मल ऑपरेशंस के साथ हो रहे हैं। कोई ऐसी एक्सेप्शनल कंडीशंस नहीं है जिनकी वजह से इनको ये लॉस हो रहे हैं। तो दोस्तों अगली खबर में हमारे पास एक बड़े महत्वपूर्ण बैंक के क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स आ चुके हैं, कोटक महिंद्रा बैंक के रिजल्ट्स। कोटक महिंद्रा बैंक बैंकिंग सेक्टर के दिग्गज बैंकों में से एक माना जाता है और इसका मार्केट कैप के हिसाब से इसका जो शेयर है बैंकिंग सेक्टर में वो भी काफी अच्छा माना जाता है। फिलहाल इनके क्वार्टर 2 की जो इनकम्स हैं उनमें 36% की बढ़त हमें देखने को मिल रही है रिपोर्ट के अनुसार। और अगर बात करें क्वार्टरली इनकम की तो 13,507 करोड़ रुपए की टोटल इनकम कंपनी ने इस क्वार्टर में कमाई है। अगर बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की तो 24% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ चुका है, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगर देखा जाए तो 1.77% की जगह एनपीए में हमें थोड़ी सी गिरावट दिखाई दी है और अब वो हो गया है 1.72%। डिटेल्ड रिपोर्ट को समझने के लिए दोस्तों हमने इनके भी सारे डेटा को एक्सेल शीट में प्लॉट कर लिया है ताकि आसानी से परफॉर्मेंस को समझा जा सके। तो आ चुके हैं हम अपनी एक्सेल शीट पे दोस्तों। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कोटक महिंद्रा बैंक का परफॉर्मेंस कैसा रहा है, ओवरऑल परफॉर्मेंस सारे के सारे पैरामीटर्स पे हम इनको एनालाइज करेंगे। और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेट प्रॉफिट में हमें 7.5% की बढ़त देखने को मिल रही है, जबकि ईयर ऑन ईयर बेसिस में 23% की बढ़त देखने को मिल रही है। तो बढ़त दोनों जगह पे है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी। नेट इंटरेस्ट इनकम्स की अगर बात करें, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में हम लोग नेट इंटरेस्ट इनकम्स को देखे बगैर पूरा एनालिसिस नहीं कंप्लीट मानते हैं, तो नेट इंटरेस्ट इनकम्स में हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में 1.75 पौने 2% की बढ़त दिखाई दे रही है और साथ ही साथ ईयर ऑन ईयर बेसिस में 24% की बढ़त दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से दोस्तों नेट इंटरेस्ट इनकम्स में भी क्यू ऑन क्यू एंड वाई ऑन वाई दोनों में ही हमें बढ़त दिख रही है। साथ ही साथ नेट प्रॉफिट में भी क्यू ऑन क्यू और वाई ऑन वाई दोनों में ही हमें बढ़त दिखाई दे रही है। बात करें रेवेन्यूज की दोस्तों, तो कंपनी के रेवेन्यूज में हमें सारे ही पैरामीटर्स में बढ़त देखने को मिल रही है। हरियाली चारों तरफ छाई हुई सी दिखाई देती है।
लेकिन दोस्तों हम जानते हैं कि बैंकिंग सेक्टर के शेयर के एनालिसिस या परफॉर्मेंस को बिना एनपीए के एनालिसिस किए हुए कंप्लीट नहीं माना जा सकता है। तो एनपीए के एनालिसिस भी हम यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक का करेंगे। दोस्तों हम देख सकते हैं कि ग्रॉस एनपीए में हमें 2.88% की गिरावट देखने को मिली है वाई ऑन वाई बेसिस में, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन क्यू ऑन क्यू बेसिस में 2.71% की बढ़त देखने को मिली है। तो वाई ऑन वाई बेसिस में गिरावट और क्यू ऑन क्यू बेसिस में बढ़त देखने को मिल रही है। नेट एनपीए में हालांकि हम देख सकते हैं कि क्यू ऑन क्यू पे भी हमें गिरावट देखने को मिली है और वाई ऑन वाई बेसिस पे भी हमें गिरावट देखने को मिली है। ग्रॉस एनपीए के परसेंटेज की अगर बात करें दोस्तों, तो हमें डाउन मिल रहा है क्यू ऑन क्यू बेसिस में भी, वाई ऑन वाई बेसिस में भी, और साथ ही साथ नेट एनपीए का परसेंटेज भी हमें क्यू ऑन क्यू और वाई ऑन वाई दोनों ही बेसिस में गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि पॉजिटिव संकेत दोनों तरफ से मिल रहे हैं। प्रोविजंस में हालांकि एक नेगेटिविटी दिखाई दे रही है। प्रोविजंस हमें बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिछले साल के इस क्वार्टर से अगर कंपेयर करें तो अच्छी खासी बढ़त हमें 136 करोड़ रुपए से बढ़ के 454 करोड़ रुपए तक की बढ़त दिखाई दे रही है। 233% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें प्रोविजंस में बढ़त दिखाई दी है, यानी कंपनी को लगता है कि उनकी जो लोन्स हैं वो रिकवर होने के चांसेस कम है, इसलिए उन्होंने काफी बड़ा अमाउंट अपने प्रोविजंस में डाल रखा है। लेकिन फिलहाल इसमें नेगेटिविटी को ये नहीं समझा जा सकता है कि ये कोई बहुत बुरी बात है। प्रोविजंस बढ़ना एक बहुत बुरी बात नहीं होती है, बस ये एक रिस्क फैक्टर को कवर करने के लिए बैंक्स अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा निकाल के किनारे कर लेते हैं। तो हालांकि इन प्रोविजंस के बनने के बावजूद प्रॉफिट में हमें अच्छी बढ़त दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें क्यू ऑन क्यू बेसिस में, तो प्रोविजंस में हमें 9.87 लगभग 10% की बढ़त दिखाई दे रही है। एस्टिमेट्स को अगर देखें दोस्तों, तो प्रॉफिट में भी कोटक महिंद्रा बैंक ने अपने एस्टिमेट्स को बीट किया है और नेट इंटरेस्ट इनकम्स में भी कंपनी ने अपने एस्टिमेट्स को बीट किया है। 5 साल के परफॉर्मेंस को अगर देखा जाए तो कंपनी का स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म करता हुआ नहीं दिखाई देता है। 52% का ही रिटर्न ये अपने इन्वेस्टर्स को कमा के दे पाया है, जबकि 1 साल में कंपनी के स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिलती है 4% के आसपास की। पिछले एक दिन में स्टॉक में 1.81 यानी तकरीबन 2% की बढ़त हमें देखने को मिली है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की अगर बात करें तो पिछले 1 साल में फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स 40.55% से घटकर 39.88% हो गए, यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने अपना पैसा विथड्रॉ किया है। लेकिन म्यूचुअल फंड्स के इन्वेस्टमेंट्स को हम देख सकते हैं कि 8.99% से बढ़ के 9.45% हो चुके हैं, यानी कि म्यूचुअल फंड्स ने अपना पैसा और इसमें इन्वेस्ट किया है, जबकि फॉरेन इन्वेस्टर्स ने पैसा बढ़ा करके और लगाया है। अगर हम प्रमोटर्स के स्टेक की बात करें तो लगभग प्रमोटर्स के स्टेक स्टेबल है, रिटेल इन्वेस्टर्स की पोजीशन भी स्टेबल है। हालांकि स्टॉक की लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस बहुत अच्छी तो नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि एक बहुत मजबूत स्टॉक है जिसकी मार्केट कैप 3.5 लाख करोड़ रुपए की है और इसका मार्केट शेयर भी काफी बड़ा है, एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अगर कहीं बनती है तो ट्रेडिंग भारत आपको उसे जरूर बताएगा। टेक्निकल चार्ट पे आने के बाद हम देख सकते हैं कि स्टॉक एक सपोर्ट लेकर के यहाँ से थोड़ा सा रिवर्सल यानी कि उछलने की कोशिश करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। इन केस यहाँ से एक ब्रेकआउट आता है तो स्टॉक हमें यहाँ से ऊपर निकलता हुआ 840 के ऊपर 880 और अल्टीमेटली 1960 रुपए के टारगेट तक पहुंचता हुआ दिखाई दे सकता है। तो कहीं अगर रिस्की ट्रेडर्स इस स्टॉक में काम करने की जगह खोज रहे हो तो फिलहाल एक जगह ब्रेकआउट आने के बाद यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे सकती है। लेकिन अगर सेफ इन्वेस्टर्स के लिए कोई जगह हो तो वो 1644 रुपए का एक सपोर्ट है जहां पर वो स्टॉक के आने का वेट कर सकते हैं। हालांकि रिजल्ट्स को देख करके ऐसा लगता तो नहीं है कि निकट भविष्य में इसमें फौरन बहुत ज्यादा गिरावट आ जाएगी, लेकिन दोस्तों मार्केट सुप्रीम है, कुछ भी हो सकता है। ये तो देखने वाली बात होगी कि कल मार्केट इस रिजल्ट्स को कैसे लेता है, पॉजिटिवली लेता है या नेगेटिवली लेता है, या फिर स्टॉक यहीं कहीं किसी रेंज में कंसोलिडेट करता हुआ हमें दिखाई देता है। दोस्तों ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, हम सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए आपको इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग की सही जगहें बताते हैं अपने एनालिसिस के हिसाब से, ताकि आप अपनी स्टॉक ट्रेडिंग जर्नी में और बेहतर हो सकें। दोस्तों अगले वीडियो में हम बात करेंगे एक इससे भी बड़े मार्केट कैप वाले और इससे भी बड़े मार्केट शेयर वाले बैंक के क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में, इसलिए दोस्तों अगले वीडियो को देखना मिस मत कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों ट्रेडिंग भारत के वीडियोस देखने के बाद अगर आप कोई ट्रेड लेते हैं तो उस ट्रेड में हुए प्रॉफिट्स या लॉसेस की जिम्मेदारी ट्रेडिंग भारत की नहीं होगी। अपने किसी भी ट्रेड को लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर एडवाइस लें। यह वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया था।